हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू एंथ्रोपोलॉजी फॉर यूपीएससी। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं बायोकेमिकल मेथड्स फॉर जेनेटिक स्टडी ऑफ मैन। तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, सिलेबस में कहाँ पर ये टॉपिक है। तो यूपीएससी के एंथ्रोपोलॉजी पेपर 1 में सब टॉपिक 9.1 में मेथड्स फॉर स्टडी ऑफ जेनेटिक प्रिंसिपल इन मैन, इसमें हम देख रहे थे पेडिग्री एनालिसिस, ट्विन स्टडी, फॉस्टर चाइल्ड, ये सब हमने कर लिया। लास्ट लेक्चर में हमने कार्योटाइप एनालिसिस किया है और इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं बायोकेमिकल मेथड्स। ठीक है, तो बायोकेमिकल क्या क्या मेथड्स हैं जिससे कि हम जेनेटिक प्रिंसिपल्स ऑफ मैन पढ़ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको ब्रीफ में बता दें कि 3 मेजर ब्रॉड सब टॉपिक्स आएंगे इस चैप्टर में। पहला है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, सेकेंड है सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए और थर्ड है सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रो में, इस क्वेश्चन के आंसर के इंट्रो में हम साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट कर सकते हैं। आप किसी और तरह से भी इंट्रो दे सकते हैं। यहाँ पे अपाला मिश्रा मैम ने साइंटिस्ट के नाम से स्टार्ट किया है। तो बीडल एंड टैटम, ये 2 साइंटिस्ट थे। यहाँ पे इनकी तस्वीर मैंने लगा दी है रेफरेंस के लिए। जॉर्ज वेल्स बीडल और एडवर्ड लॉरी टैटम, ये दोनों साइंटिस्ट ने मिल करके डेमोन्स्ट्रेट किया एक बहुत ही यूनिक थ्योरी को, जो कि उस टाइम के हिसाब से बहुत ही नया था। उस थ्योरी का नाम था 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। मतलब इनका कहना था कि हर एक जीन जो है वो एक ख़ास तरह के एंजाइम रिलीज़ करता है, जो कि हमारे बॉडी में होने वाले प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात है कि बीडल एंड टैटम ने 1941 में डेमोन्स्ट्रेट किया कि जीन एक्सप्रेस देमसेल्फ थ्रू द सिंथेसिस ऑफ एंजाइम। ठीक है, अभी जो बात मैंने आपको कही कि एंजाइम, हर एक जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि अपना असर दिखाता है हमारे शरीर में और हमारा बॉडी उसके अकॉर्डिंग डेवलप होता है। दस इज ईच स्टेप ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे is catalyzed by a specific enzyme which in turn is synthesized under the control of a specific gene। तो इनका कहना था कि बॉडी में जो भी बायोसिंथेटिक पैथवे है, मतलब हमारे बॉडी में जो भी चीज़, घटनाएं घट रही हैं जो जेनेटिकली कंट्रोल्ड हैं, तो उनके लिए कोई ना कोई स्पेसिफिक एंजाइम जिम्मेदार है। ठीक है, उसको कैटलाइज कर रहा है कोई ना कोई एंजाइम, मतलब कि उस प्रोसेस को स्टार्ट कर रहा है, स्पीड अप कर रहा है कोई एंजाइम। ठीक है, जो कि कंट्रोल होता है किसी स्पेसिफिक जीन से। तो बहुत ही समझने वाली थ्योरी, आप इसे कह सकते हैं कि एक यूनिक थ्योरी वहाँ पे दी गई कि कैसे जीन एक्सप्रेस करते हैं खुद को। ठीक है, तो बायोकेमिकल मेथड्स में इसका इंट्रो हमने इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे जीन कैसे एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है और फिर वो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, इसका रिलेशन बायोकेमिकल मेथड से बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है बायोकेमिकल जेनेटिक्स, जो कि इनिशिएट किया गया था इंग्लिश फिजिशियन ए गैरोड। ठीक है, व्हेन ही नोटिस्ड दैट सम हेरिडिटरी डिजीजेज इन मैन आर ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ म्यूटेंट जीन्स ऑन द मेटाबॉलिक सिस्टम। ठीक है, उन्होंने नोटिस किया कि कुछ हेरिडिटरी डिजीजेज जो हैं वो म्यूटेंट जीन्स की वजह से हो रहे हैं मेटाबॉलिक सिस्टम में। अ नंबर ऑफ प्रोसीड्योर्स फॉर सेपरेशन ऑफ बायोकेमिकल सब्सटेंसेस एंड देयर एनालिसिस हैव बीन डेवलप्ड। और तब से लेकर आज तक बहुत सारे प्रोसेसेस जो है डेवलप हो चुके हैं कि कैसे हम बायोकेमिकल सब्सटेंसेस जो हमारे जीन में मौजूद हैं उनका एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, सबसे तो पहला ब्रॉड सब टॉपिक है सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अभी आपको पता है कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है वो अलग अलग तरह के बेसिस से बना हुआ है। ठीक है, जो कि बेसिकली अलग अलग तरह के प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और जो एंजाइम ये रिलीज़ करते हैं वो भी अलग अलग तरह का प्रोटीन ही होता है। तो इन प्रोटीन्स को सेपरेट करना और इनको आइडेंटिफाई करने के कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है जेल फिल्ट्रेशन मेथड। देखिए ये मेथड क्या है, सेपरेट्स प्रोटीन्स बाय देयर मॉलिक्यूलर वेट। जो बड़ा साइज़ का प्रोटीन है हमारे जीन में वो अलग हो जाता है और जो छोटा साइज़ का है वो अलग हो जाता है। ऐसा कैसे होता है? तो जायज़ सी बात है
कि पहले हम जो हमारा डीएनए है उसको हम ब्रेक करेंगे, मतलब उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेंगे। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए जो हम यूज़ करते हैं उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, सॉरी। तो आरई को हम यूज़ करते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इससे क्या होता है कि हमारा जो जीन है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। अभी यहाँ पे क्या करते हैं हम कि ये जो टूटे हुए पार्ट्स है हमारे प्रोटीन के, इसको पास करते हैं हम एक कॉलम से जो कि फिल्ड होता है पॉलीसेक्राइड कॉल्ड सेफाडेक्स। ठीक है, ये बीड्स के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, बीड्स मतलब छोटे छोटे गोली के फॉर्म में होते हैं। तो इसके थ्रू जब हम इसे पास कराते हैं तो सेफाडेक्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बीड्स विथ इनबिल्ट होल्स। इसके अंदर पोर्स होते हैं, होल्स कहना ठीक नहीं होगा, यहाँ पे हम पोर्स कह सकते हैं। इसके अंदर जो पोर्स होते हैं उसके थ्रू प्रोटीन विथ हायर मोलिकुलर वेट डू नॉट इंटर इनटू सेफाडेक्स एंड कम आउट ऑफ द कॉलम फर्स्ट। जायज़ सी बात है कि अब इन पोर्स को देखिए आप, अगर सपोज ये बीड्स हैं, इन बीड्स में पोर्स हैं, तो जो छोटे छोटे कण होंगे रेड वाले जो हैं वही इसमें इंटर करेंगे, और जो बड़े बड़े हैं वो इसमें इंटर नहीं कर पाएंगे। तो जो बड़े वाले हैं वो इनके बीच से ऐसे होते हुए पास कर जाएंगे, और जो बड़े वाले हैं वो चूँकि ग्रेविटी भी उन पर ज़्यादा लगेगा फोर्स, तो वो पहले नीचे आ जाएंगे, और चूँकि वो इसमें फंसे नहीं तो पीछे भी नहीं रहेंगे। तो यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है कि मॉलिक्यूलर वेट और साइज़ के अकॉर्डिंग हम जेनेटिक मटेरियल को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, दस गेट सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, जेल फिल्ट्रेशन बहुत सिंपल प्रोसेस है, आप एग्ज़ाम में इजीली इस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। बिना डायग्राम्स के मार्क्स मिलना मुश्किल है, और जो कीवर्ड्स है उसको मिस नहीं करना है, जैसे कि पॉलीसेकेराइड और सेफाडेक्स। ठीक है, इन सबको मिस नहीं करना है। यहाँ पे भी डायग्राम में लेबलिंग नहीं किया हुआ है, आप लेबलिंग कर सकते हैं कि इस बीड्स का क्या नाम है, सेफाडेक्स। ठीक है, इस तरह से हमें लेबल करके बनाना है, और इस प्रोसेस को जेल फिल्ट्रेशन कहते हैं। जितना अच्छे से आप लेबलिंग कीजिएगा उतना आपको मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होने वाला है। और फॉर इंफॉर्मेशन, इस मेथड को इजाद करने वाले साइंटिस्ट का नाम था आर्ने टिसेलियस, बट इतना ये सिग्निफिकेंट नहीं है, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। 1931 के आसपास इन्होंने इसे इजाद किया था। तो देखिए, इसका मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। इसमें एक मीडियम में जो कि पॉली एक्रेलामाइड जेल है, ठीक है, इसमें अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस्टेब्लिश करें, एनोड और कैथोड क्रिएट करें, तो क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले मटेरियल्स भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज वाले भी होते हैं। तो वो दोनों अपने अपने अपोजिट साइड वाले पोल की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक ख़ास चीज़ देखा गया है कि जो हमारा जेनेटिक फ्रैगमेंट्स होता है उसमें हायर मॉलिक्यूलर वेट जिनका होता है वो कैथोड की तरफ चले जाते हैं, और जिनका लोअर मॉलिक्यूलर वेट होता है वो एनोड की तरफ चले जाते हैं। अभी इस टेक्निक को हम पेज टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि पॉली एक्रामाइड जेल और फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम पड़ गया है। और इसमें देखिए, यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो दिस इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ प्रोटीन बेस्ड ऑन चार्ज एंड वेट और साइज। तो चार्ज तो हम समझ गए, और वेट और साइज़ भी समझ गए कि हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कैथोड की तरफ चले जाते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट वाले एनोड की तरफ चले जाते हैं। और एक और फैक्टर है इसमें कि जिनका वेट ज़्यादा होता है वो धीरे धीरे पहुंचते हैं यहाँ पे, और जिनका वेट कम होता है वो अपने रिस्पेक्टिवली अपोजिट वाले पोल्स पर जल्दी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से भी हमें एक लेयर मिलता है जिसमें कि कम वेट वाले पहले मिलेंगे आपको, उसके बाद ज़्यादा वेट वाले मिलेंगे, ऐसे अरेंज्ड मिलेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस बेसिकली यही है, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको जो ऊपर डायग्राम दिखाया था जेल फिल्ट्रेशन का, कुछ वही डायग्राम बनाया गया है। आप बिल्कुल बना कर आएंगे, बिना डायग्राम के मार्क्स आपको नहीं मिलेगा। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यहाँ पे डायग्राम है कि डीएनए सैंपल्स लोडेड इनटू वेल्स कहिए, या फिर इसको आप मीडियम कहिए,
पॉलीएक्रामाइड जेल का मीडियम होता है, इसमें हम डालते हैं और कैथोड और एनोड जब एक्टिवेट होता है, पावर टर्न ऑन होता है, तो डीएनए फ्रेगमेंट्स जो है माइग्रेट करके अपने अपोजिट वाले पोल पर चले जाते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज वाले कैथोड की तरफ और नेगेटिव चार्ज वाले। तो लार्ज और स्मॉल आप ऐसे दिखा दीजिएगा कि सेपरेशन हो जाता है। तो फ्रैगमेंट्स आर सेपरेटेड बाय साइज। ठीक है, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का आप एक डायग्राम बना के आ जाएंगे। चलिए, तो अभी हमने बायोकेमिकल मेथड में एक मेजर सब टॉपिक कर लिया, दैट वाज आवर फर्स्ट सब टॉपिक सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ रहे हैं, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। देखिए, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग न्यूक्लिक एसिड एंड सीक्वेंस इन डीएनए, मतलब किस सीक्वेंस में कौन सा प्रोटीन लगा हुआ है हमारे जीन में। जीन का चेन आपको पता है बहुत लंबा होता है, कई कई 100 बेसेस आपको यहाँ पे हो सकते हैं, सैकड़ों बेसेस एक साथ रह सकते हैं। तो अभी इनका रिस्पेक्टिव लोकेशन और पोजीशन जानना भी ज़रूरी है। तो सीक्वेंसिंग के लिए जो मेथड यूज़ होता है, इसका नाम आप ज़रूर से याद रखेंगे, मैक्सम गिलबर्ट मेथड। ये देखिए कीवर्ड्स है, इसको आप नहीं लिखेंगे अगर तो मार्क्स नहीं मिलेगा। सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए अगर लिख रहे हैं तो मैक्सम गिलबर्ट मेथड लिखना ही लिखना है। द डीएनए इज़ क्लीव्ड बाय 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, मैक्सम गिलबर्ट मेथड में। हालांकि अब जो सीक्वेंसिंग होता है वो इससे बहुत एडवांस्ड वे में होता है, बट अगेन आप फॉर एकेडमिक पर्पसेस आपको मैक्सम गिलबर्ट मेथड पढ़ना है। ठीक है, तो 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से डीएनए को क्लीव किया जाता है, जो कि उसको डिफरेंट बेसिस से कट कर देते हैं। अभी मैंने ये जो हमारा जो डीएनए है, इसको कहीं कहीं अलग अलग पोजीशन से, यहाँ से कट कर देगा, यहाँ से, मतलब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आप यूज़ कीजिएगा वो उस अकॉर्डिंगली उस बेस पर जाकर कट कर देगा। ठीक है, तो हम अपने सुविधा अनुसार जहाँ से चाहे वहाँ से कटिंग कर सकते हैं डीएनए का विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब क्या है, 4 सेट्स ऑफ सैंपल्स आर फाउंड। अब 4 अलग अलग पार्ट में ये तोड़ देगा अगर, तो 4 सैंपल बन जाएंगे। ईच हैविंग डिफरेंट लेंथ ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स, सबका फ्रेगमेंट्स का साइज अलग अलग होगा जनरली। और फिर क्या है, द 4 सैंपल्स आर इलेक्ट्रोफोरेसाइज्ड इन 4 पैरेलल जेल्स विच इंडिकेट पोजीशंस ऑफ बेसेस। अब इनको ले जाकर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर देते हैं, तो चारों का अलग अलग हमें मतलब रिलेटिव पोजीशन पता चल जाता है कि किस तरह से वहाँ पे अरेंज्ड है हमारा प्रोटीन्स। ठीक है, तो अभी सेकेंड टॉपिक भी हो गया, सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए। अभी ये कैसे होता है, ये प्रोसेस इलेक्ट्रोफोरेसिस करने से क्या होता है, एग्जैक्टली कैसे होता है, ये देखिए बहुत डीप हो जाएगा, इतना आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में नहीं लिखना होता है। ये मास्टर्स लेवल का चीज़ है कि आपको उस प्रोसेस को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अभी आप यूपीएससी में मैक्सिमम गिलबर्ट मेथड दिखा देंगे, 4 एंजाइम्स दिखा देंगे, पैरेलल उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है ये दिखा देंगे, तो बहुत है, इतना सफिशिएंट है, टीचर समझ जाएगा कि आपको पता है कि सीक्वेंसिंग ऑफ डीएनए क्या होता है। ठीक है, थर्ड जो हमारा मेजर सब टॉपिक है, दैट इज़ सदर्न, नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न ब्लॉटिंग। अभी आपने अगर पहले भी सुना होगा तो आपके मन में सवाल आया होगा सदर्न क्यों नाम है। तो एडविन सदर्न एक साइंटिस्ट थे या एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहिए, साइंटिस्ट ही कहेंगे, तो उन्होंने इस टेक्निक को ईजाद किया था, इसलिए नाम पड़ गया सदर्न ब्लॉटिंग। अब सदर्न से मिलता जुलता टेक्निक है एक और आरएनए के लिए, ये डीएनए के लिए यूज़ होता है, ये आरएनए के लिए यूज़ होता है, तो इसका नाम पड़ गया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। और वेस्टर्न ब्लॉटिंग भी उसी तरह से सिमिलर टेक्निक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेस्टर्न ब्लॉटिंग। तो सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है, डीएनए इज क्लीव्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड फ्रेगमेंट सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहले डीएनए को हम तोड़ देते हैं, 1 2 3 4 5 जितने पार्ट्स में मन हो तोड़ देंगे, और उसके बाद फ्रेगमेंट्स को फिर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे। अब द फ्रेगमेंट्स आर देन ब्लॉटेड ऑन नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज का पेपर पे उस फ्रेगमेंट्स को हम छाप लेते हैं और उसके बाद उसे हाइब्रिडाइज करते हैं लेबल्ड प्रोब से। देखिए अभी ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट है इससे आपको इजीली समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ। देखिए ये जो डायग्राम है इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे कि डीएनए का सैंपल लेंगे हम। अब डीएनए के सैंपल को कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है ब्लड से,
इसका भी अलग ही कहानी है, लेकिन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज़ हो रहा है, तो क्या होगा, डीएनए ब्रेक हो जाएगा, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे उसके। अब उसका हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, तो उससे क्या होगा कि इसका ऐसे बैंड्स हमें देखने के लिए मिलेगा, मतलब सेपरेशन हो जाएगा, बेसिकली प्लस माइनस के तरफ सेपरेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हमें जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से जो रिज़ल्ट मिला उसको हम नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे उतार लेंगे, ठीक है। अब उस फिल्टर पेपर पे उतार कर अब उसको यूवी लाइट में अगर एग्जामिन करेंगे तो इस तरह का हमें लाइंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये अनलेबल्ड न्यूक्लिक एसिड्स है, मतलब इसमें कोई लेबलिंग नहीं है, तो आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा, आपको सब एक जैसा लगेगा। तो अभी यहाँ पे मेन जो रोल है वो है हाइब्रिडाइजेशन विथ प्रोब टू कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस। अभी हम यहाँ पे लेबल्ड प्रोब, मतलब अपने हिसाब से जिस 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 बेस को हमें उस जीन में ढूंढना है, ध्यान से समझिएगा, जिस बेस को हमें उस जीन में ढूंढना है कि क्या ऐसा कोई सीक्वेंस इसमें मौजूद है या नहीं है, तो ठीक है, उस तरह का प्रोब हम भेजेंगे। सपोज़ जो इतना छोटा सा एक टुकड़ा हमने जीन का भेजा, ठीक है, जिसमें 2 बेसेस इधर 2 बेसेस इधर, ऐसे हमने भेजा। हमें ढूंढना है कि क्या इस तरह का अरेंजमेंट है हाँ इस जीन में, तो अगर ये एग्जैक्टली प्रेजेंट होगा इसमें, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर जा कर के जो जीन यहाँ पे मौजूद है उसको रिप्लेस करके खुद वहाँ चला जाएगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन हो, इसी प्रोसेस को कहते हैं जब एक का पार्ट दूसरे में समा जाता है। तो ये प्रोब जो है यहाँ पर जो ओरिजिनल डीएनए होगा उसको रिप्लेस करके खुद आ जाएगा। और ये प्रोब जो है वो इस तरह का रहता है, फ्लोरोसेंट रहता है, मतलब ये चमकता है, ये फ्लोरोसेंट डाई से कलर किया हुआ रहता है। तो ये आगे हम एग्जामिन कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने कोई एक ख़ास तरह का प्रोब डाला, ठीक है, और हमने सारे सीक्वेंसेस में देखा कि उस देखिए 1 2 3 4 जगह मिल रहा है और एक जगह नहीं मिल रहा है। प्रोब मतलब वहाँ जाके नहीं बैठ रहा है, इसका मतलब कि इस सीक्वेंस में, इस लंबे वाले सीक्वेंस में हम जो छोटा सा सीक्वेंस ढूंढ रहे थे वो इसमें नहीं है, बाकी सब में वो सीक्वेंस है। तो इस तरह से हम, बहुत मेहनत वाला काम है डीएनए सीक्वेंसिंग करना, आपको विश्वास नहीं होगा, इतना मॉडर्न मशीन होने के बाद भी डीएनए सीक्वेंसिंग करने में घंटों लग जाते हैं, आवर्स लग जाते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि 1940s से लेकर 1990s तक क्या हाल रहा होगा जब कंप्यूटर्स नहीं थे, ठीक है। तो अब इसका हम स्टडी कर लेते हैं कि भाई हमने जो प्रोब डाला, मतलब हमने जो सीक्वेंस उसमें डालने की कोशिश की, वो रियल में जाके रिप्लेस हो गया जहाँ जहाँ, इसका मतलब कि वहाँ वो पहले से मौजूद था, तभी वो उसको रिप्लेस करके खुद वहाँ चला गया, हाइब्रिड हो गया। तो इस तरह से विजुअलाइजेशन हम कर लेते हैं। आई होप बहुत क्लियर हो गया होगा आपको सदर्न ब्लॉटिंग। कुछ इसमें ऐसा बहुत टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं आपको फेस करना पड़ेगा अगर आप ध्यान से बस इस डायग्राम को देख लें, ठीक है। अभी इसका डायग्राम भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा, इस तरह से तो एग्ज़ाम में आप बना नहीं पाएंगे, आपको एक सिंपल डायग्राम अभी मैं दिखाऊंगा, वो बना कर आना है। देखिए नदर्न ब्लॉटिंग क्या है, ये फॉर आरएनए मॉलिक्यूल्स है, ये हमने डीएनए के लिए परफॉर्म किया, डीएनए के सीक्वेंसिंग के लिए। ये आरएनए के लिए सेम मेथड है, बस आरएनए के लिए है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग की। देखिए सदर्न ब्लॉटिंग और नदर्न ब्लॉटिंग हमने देखा, ये डीएनए के लिए, ये आरएनए के लिए, लेकिन हमारे बॉडी में और भी तरह के प्रोटीन्स होते हैं डीएनए और आरएनए के अलावा, उनके लिए, या हमारे बॉडी या किसी भी एनिमल के बॉडी में, तो उनके ब्लॉटिंग के लिए, मतलब उनके पहचान के लिए कि कोई ख़ास तरह का प्रोटीन मौजूद है या नहीं इस सैंपल में, ठीक है। ये टॉपिक से थोड़ा हटके है, ज़रूरी ये जेनेटिक प्रोटीन हो ज़रूरी नहीं, और भी तरह के प्रोटीन हो सकते हैं, तो इसके लिए हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग यूज़ करते हैं। देखिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो होता है उसमें 3 स्टेजेस होते हैं। पहला स्टेज होता है फर्स्ट सेपरेटेड इलेक्ट्रोफोरेटिकली, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ साइज़। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमने पहले देखा था कैसे करते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले होते हैं और लोअर मॉलिक्यूलर वेट वाले, दोनों अलग अलग पोल्स पर जाकर बैठ जाते हैं, तो उस तरह से पहले सेपरेशन कर लिया। सेकेंड स्टेप होता है इसमें ब्लॉटिंग और नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर, ठीक है, पेपर बेसिकली, मतलब
ये जो सेपरेशन किया हमने उसके बाद उसे हम ब्लॉट कर लेते हैं, ट्रांसफ़र कर लेते हैं नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे। थर्ड स्टेज होता है कि उसे हम एंटीबॉडी के साथ ट्रीट करते हैं। अब एंटीबॉडी प्राइमरी होता है, उसके बाद देन सेकेंडरी एंटीबॉडी जिसे लेबल्ड एंटीबॉडी भी कहते हैं। ये प्रोसेस होता है विजुअलाइजेशन के लिए, मतलब इससे आप पहचान कर सकते हैं, देख सकते हैं एक्चुअली में कि हाँ ये वाला प्रोटीन हमने जो डाला था लेबल्ड वाला वो उधर जाके हाइब्रिड हो गया है, तो इसका मतलब कि वहाँ पे वो मौजूद था। तो इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम सेलुलर प्रोटीन लेंगे अलग अलग कंडीशन में, उसको अनफोल्ड कर लेंगे। अनफोल्ड मतलब प्रोटीन को अलग अलग मेथड से अनफोल्ड किया जाता है। उसके बाद उसका इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, मतलब सेपरेशन बाय साइज़। उसको फिर ट्रांसफ़र कर लेंगे, ब्लॉट कर लेंगे उसको नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर पे। और अब हम उसे ब्लॉक करेंगे, मतलब कोट करेंगे विथ जेनेरिक प्रोटीन से। तो अब ये यहाँ से इधर उधर ना जाए, इसके लिए जेनेरिक प्रोटीन से इसको कोट करेंगे। अब वॉश करेंगे उसको, एक्स्ट्रा प्रोटीन निकल जाए। फिर प्राइमरी एंटीबॉडी बाइंडिंग करेंगे। ये एक्चुअल में वो वाले प्रोटीन्स हैं जो कि जीन में या किसी भी अदर प्रोटीन में कि ख़ास तरह का प्रोटीन अगर इस सैंपल में मौजूद है तो उससे जाके बाइंड हो जाएगा। अब ये लेकिन दिखने वाला नहीं है, ये आपको विजुअलाइज नहीं करा सकता। अब जो सेकेंडरी एंटीबॉडी हम दे रहे हैं वो उस प्राइमरी वाले से जाकर बॉन्ड बना लेता है, और सेकेंडरी जो होता है एंटीबॉडी उसमें मतलब डाई किया हुआ रहता है या फ्लोरेसेंट रहता है वो वो जब अटैच होता है तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा इस तरह का प्रोटीन इस सैंपल में इतना % है या इतना मात्रा में है, या सिंगल प्रोटीन भी आप पता कर सकते हैं कि कोई ख़ास तरह का प्रोटीन इसमें है या नहीं है। ठीक है, तो उसे हम विजुअलाइज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई बहुत मुश्किल मतलब ऐसा नहीं है। खास करके पेपर पे दिखाने के लिए तो उतना मुश्किल नहीं है, करना मुश्किल है इसको, बट पेपर पे दिखाने के लिए उतना मुश्किल नहीं। तो यही कंसेप्ट्स थे। आगे अपाला मिश्रा मैम ने इसमें वेस्टर्न ब्लॉटिंग का आपको डायग्राम बना के दिया है, तो उसमें भी वही है कि ए है सेपरेशन, बी है ट्रांसफ़र किस पे, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे, और सी है स्टेनिंग, और डी है विजुअलाइजेशन। स्टेनिंग किससे, 2 बार एंटीबॉडी से, प्राइमरी से और सेकेंडरी से। ठीक है, और डी है विजुअलाइजेशन। एकदम सिंपल वे में इसको आप इसी तरह से दिखा सकते हैं। वैसे ही सदर्न ब्लॉटिंग का यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, और मैक्सम गिलवर्ड मेथड का भी डायग्राम बनाया गया है। सदर्न ब्लॉटिंग का मैंने यहाँ पे आपके लिए और क्लियरली ड्रॉ कर दिया है कि डीएनए एक्सट्रैक्ट लेंगे, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लेंगे और डीएनए के फ्रैगमेंट्स बन जाएंगे। अब इसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर लेंगे। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इस तरफ आप लिख सकते हैं, देखिए इस डायग्राम में भी देख के आप लिख सकते हैं, इस तरह से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया। अब जो लार्ज है वो किधर जाएगा और जो स्मॉल है वो किधर जाएगा, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसका ब्लॉटिंग नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे। अब ब्लॉटिंग करने के बाद हाइब्रिडाइजेशन बाय लेबल्ड प्रोब करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन से क्या होता है कि वो उस जगह पर जा कर के रिप्लेस कर देता है। वो जो प्रोब होता है वो एक तरह का मान लो प्रोटीन का सीक्वेंस होता है जो एक्चुअल वाले प्रोटीन सीक्वेंस को रिप्लेस कर देता है, और वो खुद वो जो होता है फ्लोरोसेंट होता है। ठीक है, फ्लोरोसेंट होने की वजह से हम उसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि ये वाला सीक्वेंस इस जीन में यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, एकदम क्लियर कट। तो ये आपका सदर्न ब्लॉटिंग का डायग्राम हो गया। ठीक है सॉरी। तो इस तरह से आप सारे डायग्राम को दिखा सकते हैं एट देयर स्पेसिफिक लोकेशंस। तो ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आपको बायोकेमिकल मेथड्स फॉर जेनेटिक एनालिसिस ऑफ मैन क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।